नमस्कार, वेलकम टू चैनल ऑफ रचित क्लासेस। आज हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूजल रेड्रेसल कमीशन के बारे में। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन किस तरह से काम करता है उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन किस तरह से एस्टैब्लिश होता है उसके बारे में सेक्शन 28 में मेंशन किया गया है। That is, SG of the state government has empowered to establish the district consumer dispute redressal commission. यानी स्टेट गवर्नमेंट के पास ये प्रोविजंस होता है कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन बिठाए, to be known as a district commissioner in each district of the state. यानी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के जानकारी में होता ही। The state government may also be established more than one district commission. अगर ज्यादा बड़े डिस्ट्रिक्ट है तो एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कमीशन भी वहां पे अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, द कंपोजिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन किस तरह से बनाया जाता है। सो each district commission shall be consist of a president and a not less than two and more than the such number of members as may be prescribed. यानी not less than, दो से कम नहीं होने चाहिए, ज्यादा कोई भी हो सकता है। इज द कॉन्स्टिट्यूट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट में जिस तरह से मेंशन किया है उसके हिसाब से। तो कम से कम दो, एक प्रेसिडेंट होना चाहिए और एक बंदा होना चाहिए, और नॉट मोर देन द सच नंबर्स ऑफ मेंबर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब, जो गवर्नमेंट ने बताया उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या होता है ऑफ प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट में बी नोटिफाइड टू मेक द रूल्स ऑफ प्रोवाइडेड फॉर दैट। एक तो क्वालिफिकेशन मेंशन किया है, सेकंड मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट, किस तरह से रिक्रूट किया जाएगा, प्रोसीड्स फॉर अपॉइंटमेंट, किस तरह से उसको अपॉइंटमेंट लिया जाएगा, या टर्म्स ऑफ ऑफिस, वो कितने टाइम तक वो उसको हैंडल कर सकता है, यानी वो ऑफिस हैंडल कर सकता, टेक ओवर कर सकता है। एंड रेजिग्नेशन और रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट को निकालना है, वो रिजाइन करना चाहता है या फिर मेंबर डिस्ट्रिक्ट कमीशन को करना चाहता है, तो उसके बारे में मेंशन किया गया। तो जुडिकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन किस तरह से होता है। जो जुडिकेशन के बारे में लिखा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन केस में बी हैंडल्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, सेक्शन 34। So district commission shall have the judications to entertain the complaints where the value of the goods or the services paid as considered does not exceed 1 crore rupee। 1 करोड़ से ज्यादा वैल्यू के अगर कोई भी डिस्प्यूट होते हैं तो वो वहां पे एंटर नहीं हो सकते, वो काम नहीं कर सकते। और बताया गया है कि डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर वायर केस में भी फाइल, किस तरह से केस फाइल कर सकता है। तो कंप्लेंट शैल बी इंस्टीट्यूटेड in a district commission within the local limits and of the whose judications the opposite party or each of the opposite parties where there is a more than one at the time of institutions of the complaint। यानी कंप्लेंट करना चाहता है तो एक या एक से ज्यादा बंदे कंप्लेंट करना चाहते हैं तो वहां पे जाके कंप्लेंट करना पड़ेगा। ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स होना, कोई भी बंदा हो सकता है, फिर कैरीज ऑन बिजनेस, जो भी बिजनेस करता है इंडिया में वो भी कर सकता है, या फिर हैज अ ब्रांच इन ऑफिस, फॉरेन कंपनीज है, इंडिया में ब्रांच है तो भी ये कंप्लेन कर सकता है, या फिर पर्सनली वर्क फॉर गेन, आप अपने गेन के लिए अगर कोई पर्सनल वर्क करते हो तो भी कर सकते हो। नेक्स्ट, एनी पर्सन ऑफ द अपोजिट पार्टी का कोई भी बंदा हो वेयर देयर इज अ मोर देन वन एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्लेन, तो एक्चुअली और वॉलेंट्री रेसिडेंस पर्सन वो हो सकता है, एक्चुअली या फिर वॉलेंट्री, या कैरीज ऑन द बिजनेस, जो बिजनेस करता हो एज अ ब्रांच और यहाँ पे हो, या फिर पर्सनली वर्क करता हो, provided that in such case the permissions of the district commission is given। अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन परमिशन देता है तो ये कर सकते हैं। और मेंशन किया है द कोर्स ऑफ एक्शंस होली और इन पार्टली अराइज और टू बी अराइज होता है, यानी पार्टली या फिर होली यहाँ पे कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है, या फिर कंप्लेंटेड रेसिडाइज आर द पर्सनली वर्क फॉर द गेन, यानी अपने फायदे के लिए अगर यहाँ कोई कंप्लेन करना चाहता है तो कर सकता है। हु मे बी फाइल कंप्लेन, कौन कर सकता है कंप्लेन। तो एक कंज्यूमर कर सकता है, मोर देन वन कंज्यूमर है तो भी कर सकता है, कंज्यूमर एसोसिएशन भी कंप्लेन कर सकते हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी और स्टेट गवर्नमेंट एज केस में भी कोई भी अथॉरिटी भी उसके सामने एज अ कंज्यूमर के सामने केस कर सकता है। नेक्स्ट, प्रोसीडिंग बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कमीशन। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाने से पहले आपको क्या प्रोसीड करनी होती है। So who shall be conduct proceeding? Proceeding कौन करेगा? So every proceeding before the district commission shall be conducted by the president of the commission। वो president करेगा commission का, at least one member sitting together। उसके एक कोई भी एक member वहाँ पे बैठ के president या फिर commission का कोई भी बंदा
उसके सामने आपको बैठ के उसके साथ प्रोसीडिंग करनी पड़ेगी। where a member for any reasons is unable to conduct the proceeding, यानी अगर कोई मेंबर वहां पे काम नहीं कर सकता है till it to be completed, जब तक वो खत्म ना हो, the president and the other member shall continue to be proceeding from the stage at which it the last heard by the previous members। तो प्रीवियस मेंबर ने जहां तक सुनवाई की थी उससे आगे की सुनवाई यहाँ पे वो कर सकता है। ओके, उसके प्रेसिडेंट नहीं हो तो प्रेसिडेंट के एब्सेंट में कोई मेंबर कर सकता है। इस तरह से होता है। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के पास कौन सी पावर्स होती? सो ऑन रिसिप्ट ऑफ द कंप्लेंट, जैसे उसके पास रिसिप्ट मिलता है, यानी कंप्लेंट मिलता है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन मे बी एडमिट द कंप्लेंट फॉर बीइंग एंड प्रोसीड विद द रिजेक्ट ऑफ द सेम। उसको प्रोसीड के लिए भेज सकता है या फिर उसको कंप्लेंट को रिजेक्ट भी कर सकता है, उनको अगर सही नहीं लगे तो। A complaint shall not be rejected unless an opportunity of being heard has been given to the complainant। जिसने कंप्लेन किया है उसको बिना सुने आप उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं कर सकते, ये उसके पास पावर। नेक्स्ट, पीरियड विद इन विच द कंप्लेन शैल बी एक्सेप्टेड। किस कौन से टाइम में, यानी कितने दिनों के अंदर वो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगा, कंप्लेन एक्सेप्ट करेगा। तो कंप्लेन शैल बी एक्सेप्टेड विद इन द 21 days फ्रॉम द डेट ऑफ विच द कंप्लेन हैज फाइल। जो 21 दिनों के अंदर अंदर आपको वो कंप्लेन जो आपने फाइल की है उसको एक्सेप्ट कर देना पड़ेगा, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगनी चाहिए। Whereas the district commission does not decide to issue the admissibility of the complaint within 21 days, उसको लगता नहीं है 21 दिन में वो डिसाइड नहीं कर पाता कि इसको केस बना के या फिर कंप्लेंट रिसीव करे या ना करे, इट शैल बी डीम्ड टू बी हैव बीन एडमिटेड। तो मान लिया जाता है कि उसको आपने एडमिट कर लिया है। नेक्स्ट थिंग इज कि रेफरेंस ऑफ मीडिएशन। तो किस तरह से आप रेफरेंस मांग सकते हो मीडिएशन का? एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द कंप्लेंट आफ्टर द एडमिशन और ऑन एट एनी लार्ज स्टेज, लेटर स्टेज, या फिर आप फर्स्ट कंप्लेन या फिर सेकंड हियरिंग के बाद, इफ द अपील्स टू बी डिस्ट्रिक्ट कमीशन दैट देयर इज एन एग्जिस्ट एलिमेंट ऑफ सेटलमेंट, वो सेटलमेंट के लिए अगर मंजूरी देता है, यानी वो कंप्लेंटेंट कहता है कि हम सेटलमेंट के लिए राजी है, विच मे बी एक्सेप्टेबल टू द पार्टीज, वो पार्टीज अगर दोनों एक्सेप्ट कर लेती है, इट मे बी डायरेक्ट द पार्टीज टू गिविंग द राइटिंग विद इन 5 days, तो 5 दिन के अंदर उसको राइटिंग में देना पड़ता है, and consent to have the dispute settlement by the mediation। तो dispute settlement mediation के थ्रू करवा सकते हैं। Where a parties agree to be settlement by the mediation, mediation के द्वारा settlement करने की अगर वो अनुमति देते हैं, and giving them consent writing, और वो अपनी राइटिंग कंसर्न में देते हैं, यानी लिखित में देते हैं कि हाँ हम सेटलमेंट के लिए रेडी है, द डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल विद इन द 5 days ऑफ द रिसीप्ट ऑफ सच कंसर्न, उनका कंसर्न लेटर मिल जाने के बाद रेफर टू मैटर्स ऑफ मीडिएशन, तो मीडिएशन के लिए रेफर कर सकते हैं। तो ये था मीडिएशन के बारे में ओवरऑल डिस्कशन। बाकी थोड़ा बहुत टॉपिक्स भी है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। गुड डे।